तो बच्चों राधे राधे। देखो, पिछली क्लास में मैंने बोला था कि अभी ये मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कराने जा रहा हूँ। इनमें से बहुत सारे सवाल आपको एज इट इज भी मिल सकते हैं और थोड़ा बहुत उसमें डेटा भी चेंज हो सकता है। तो पहला सवाल है, सिंपल सवाल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो बेसिक चीजें एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। एनसीईआरटी की तो जो भी थ्योरी है फिजिकल केमिस्ट्री की वो सारी पढ़ लो। सिमिलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी। तो ये देखो सवाल में, द सॉल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल अलाउज द फ्लो ऑफ। अगर हमारे पास में कोई भी गैल्वेनिक सेल है, जैसे कि हमने ये वाला गैल्वेनिक सेल ले लिया, ये दो हाफ सेल हो गए और यहाँ पर लगा दिया हमने क्या इसमें, सॉल्ट ब्रिज, और ये इसका एक इलेक्ट्रोड। तो सॉल्ट ब्रिज में और हाफ सेल के सॉल्यूशन के बीच में किसका फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है। तो ये क्या ऑप्शन दे रहा है? The salt bridge in a galvanic cell allows the flow of ions but not electrons. Both ions and electrons but not ions. तो सिंपली क्या फ्लो करते हैं? आयोन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ पर होता है? ये एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आंसर के रूप में टिक किए हुए हैं। ऑप्शंस में ये रेड से टिक किया हुआ है, तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। द न्यूक्लियोबेस नॉट फाउंड इन डीएनए। तो डीएनए के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोबेस फाउंड होते हैं? ए, टी, जी, सी। ए का मतलब एडेनाइन, टी थायमिन, जी ग्वानिन, सी साइटोसिन। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए के अंदर होता है, डीएनए के अंदर नहीं होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना है कि ए टी जी सी किसके अंदर होते हैं? डीएनए के अंदर। और ए यू जी सी किसके अंदर होते हैं? आरएनए के अंदर। ये क्लियर? तो ये देख लो, बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है, जहां से आईआईटी जनरली पूछता है सवाल। आपको 40 to 50% डायरेक्ट सवाल मिलते हैं बेसिक कंसेप्ट का। कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पूरे साल अगर ढंग से पढ़ाई नहीं की है, चाहते हैं कि एनआईटी में उनको मतलब एनआईटी मिल जाए, तो 40% अगर मार्क्स लेके आ रहे हो तो बड़े आराम से जेई मेंस में बड़े आराम से आपको एनआईटी मिलेगा। तो बेसिक चीजें पढ़ लो, बहुत ही बेसिक चीजें। अब देखो अगला सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? DsP2 होता है। और ट्राई गोनल बाई पिरामिडल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d। तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है वो dx² - y² इन्वॉल्व होती है हाइब्रिडाइजेशन। ये वाली बात ध्यान रखनी है। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में dz² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। तो क्लियर? ये भी बहुत बेसिक सवाल है और क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। या तो आपको दोनों का यहाँ पे डायरेक्ट एज इट इज पूछ सकता है, या कोई भी एक कंपाउंड दे करके, मान लो कि आपको दे दे PCl5 दे दिया, जैसे PCl5 में का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ ले, और फिर डी ऑर्बिटल कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, तो इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम। तो आंसर क्या हो गया? सी, dx² - y² एंड dz²। इसका पीडीएफ भी है मेरे पास में, जिन बच्चों को चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। आगे देखो नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये क्या करता है? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किसका काम करता है? डिहाइड्रेशन का। जैसे एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में अगर हम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, एसिटिक एनाहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है? जब फॉर्मिक एसिड के अंदर डिहाइड्रेशन होगा, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हो,
तो क्या मिल जाता है हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H देता है। ठीक है ना, इसमें क्या मिलता है हमको, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। अगर मान लो कि ये COH है, ये COH है, तो इसको अगर हम हीट करते हैं एसिड के साथ में, तब क्या देता है ये, इसमें CO2 मिलता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे सवाल जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ही एनालिसिस के बाद में, बहुत रिसर्च करने के बाद में ये मैंने कहीं से मतलब सेलेक्ट किए हुए सवाल है। यहाँ पे जनरली ऐसे सवाल जेई पूछता है, बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल है। ठीक है ना, 40 to 50% आपको एज इट इज मिलेंगे। अब आप देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आंसर इसका क्या हो गया, सी हो गया। ये मैंने और एडिशनल बता दिया। नेक्स्ट वन क्या है, द ज्योमेट्रीज ऑफ द स्पीसीज। देखो Br3 पॉजिटिव है, तो इनकी सबकी ज्योमेट्री पूछ रहा है। ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस है। शेप तो क्या होता है कि अगर मान लो लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, तो आपका आइडियल मॉलिक्यूल होगा। तो Br3 पॉजिटिव को कैसे बना सकते हैं हम, कि ये Br है और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं, मान लो ये Br पॉजिटिव के साथ, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ से एक लोन पेयर ले रहा है, और सेंट्रल एटम पर क्या आया, Br पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है ना, और इस पर कितने लोन पेयर थे, 3 लोन पेयर थे। 3 में से एक इस वाले Br को इसने दे दिया, तब क्या मिला हमें, ये मिल गया। अब देखो लोन पेयर कितने बचे इसके पास, 3 में से एक इसको दे दिया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक लोन पेयर ये बचा, एक ये बचा। तो इस पर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का जो सम है वो कितना हो गया, 4। 4 का मतलब ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो Br3 पॉजिटिव में ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। सिमिलरली Br, अब Br माइनस बनाओगे तो देखो इसी में कर दो कि ये Br माइनस के साथ मान लो इसका रिएक्शन हो रहा है। अब ये इसकी d ऑर्बिटल में, या जो भी वैकेंट ऑर्बिटल है अवेलेबल है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 3 लोन पेयर पहले से ही है Br के पास में, और एक लोन पेयर और आ गया, मतलब एक बॉन्ड पेयर आ गया इस वाले Br से, इसने इसको दिया ना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो अब यहाँ पर एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, और एक लोन पेयर ही, सब क्या हो गया, 5। का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ये क्लियर हुआ। इसी तरह से Brf3 के अंदर देख लें, Brf3, तो Br यहाँ पे बना देता हूँ दूसरे कलर से, ये देख लो कि ये हमारे पास में, तो यही पर देख लो कि ये Brf3 है, ये Br हो गया, और इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन था। अगर हम कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं इसके, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहा है एक F के साथ। अब 3 लोन पेयर बचे, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ही। ठीक है, एक सेकेंड। तो अब इन लोन पेयर में से देखो 2 ब्रोमीन एटम है, ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग यहाँ शेयरिंग क्लोरीन के साथ हो गई। अब 3 तो हमारे पास क्लोरीन, 3 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इसका मतलब हो गया कि 3 बॉन्ड पेयर, और ये 2 लोन पेयर बचे। तो सम क्या हो गया, तीनों का सम क्या हो गया, 5 हो गया। 5 का मतलब क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। आंसर मैंने पहले से ही टिक किए हुए हैं, ठीक है ना, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि भाई आंसर तो पता नहीं है, सर क्या बता रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, सर जो बता रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। तुम और भी कहीं चेक कर सकते हो, 3 हमारे पास में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए हुए, आयोन्स दिए हुए,
और उनका वो ज्योमेट्री पूछ रहा है, शेप नहीं पूछ रहा है। शेप की अगर बात करेंगे तो जैसे ये मान लो Br3- है, Br3- का क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला Br3-, इस पर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर सेंट्रल एटम पर, तो शेप इसका क्या आएगा, लीनियर। ये क्लियर। ये बैंड शेप आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, ये कैसा आएगा, बैंड शेप आएगा। इसी तरह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टी शेप हो जाएगा। तो शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस है, ये कंफ्यूजन को दूर कर लेना। बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री और शेप को दोनों को सेम ही समझते हैं, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट, अगला सवाल नेक्स्ट में देख लो। द रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ 1 to 4 फॉलोज। ये मिक्स्ड क्वेश्चन लिए हुए मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल से। अब सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या हो रहा है कि जब भी हम इसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, यानी कि ये कैटायन कार्बोकैटायंस में कन्वर्ट होंगे। अगर कार्बोकैटायन बना रहे हैं तो किसका रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ज्यादा होगा, जिस वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो सिंपली सवाल क्या हुआ, इट इज विद रेस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन बनाएगा, ये, क्योंकि एरोमेटिक होगा। इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा होगा, एरोमेटिक, पॉजिटिव एरोमेटिक हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 2 है। इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, इससे जो कार्बोकैटायन बना, इससे तो ये पॉजिटिव बना, और इससे कैसा बनेगा ये देख लो कि ये, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 4, तो ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का मतलब लीस्ट स्टेबल है। देखो मोस्ट स्टेबल तो 3 हो गया, लीस्ट स्टेबल 4 हो गया। तो 3 और 4 वाले हमारे पास ऑलरेडी कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, दोनों में देखना है कि 1 और ये वाला 3 डिग्री एलाइलिक है, ये ब्रिज हेड पर, ब्रिज हेड पर भी कार्बोकैटायन बहुत लेस स्टेबल होता है, ठीक है ना, और इसमें रेजोनेंस भी नहीं हो सकता। ये वाला एलाइलिक है, एलाइलिक ये भी है, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ इससे, तो ऑर्डर क्या हो गया, 3 greater than 2 greater than 1 greater than 4। आंसर क्या आ गया आपका, सी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल सवाल, ठीक है ना। मैक्सिमम जो सवाल रहेंगे आपके बहुत सिंपल कंसेप्ट वाले, यहाँ पे बच्चे जनरली गलती करते हैं। ये आईआईटी की फिलोसॉफी यही है कि वो लैंग्वेज में ऐसी चीजें लिखता है कि बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में उसको गलत करते हैं, और जो कूल माइंड से पेपर सॉल्व करते हैं, जिनका कंसेप्ट क्लियर है, उससे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है CO2H के साथ में पहले I2 के साथ रिएक्शन हो रही है, NaSCO3 में ये क्या बन जाएगा, कार्बोनाइन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या बनाएगा, ये हमारे पास में, और ये CO- हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और देखो I2 इस पर आके ऐड होगा तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना दिया, नॉन क्लासिकल कार्बो। अब इंट्रामोलिकुलर ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो, और ये दोनों जो होंगे बेसिकली, तो ये वाला जो इसके साथ अटैक करेगा वो इसकी रियर साइड से अटैक कर रहा है। तो ऑक्सीजन और आई दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर, तो ये देख लो क्या है, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया। बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इसका स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर भी ये दिया हुआ है कि ये देखो, ये यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है, इसने ऊपर से अटैक किया है, और ये लोअर साइड में आप, यानी कि ये इसका और इसका प्लेन सेम है। जैसे इस वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, वो एंटी दे रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये दोनों क्या होंगे, बाईसाइक्लो में दोनों एक ही प्लेन में रहेंगे। तो ये वाला आंसर देखो, देखने में दोनों सेम लग रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन दोनों सेम है नहीं। आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। मतलब सारे ऑप्शन उसने ऑलमोस्ट सेम दे दिए,
देखने में सेम लग रहा है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। तो क्या होगा, ऑलवेज आयोडीन इन दोनों के क्या होगा, एंटी पोजीशन, दोनों इस वाले कार्बन तो एक ही प्लेन में रहेंगे, एंटी नहीं हो सकते बाई साइक्लो। या रिंग के अंदर दो एटम, क्योंकि ये क्या बेसिकली रिंग ही है ना, तो रिंग के अंदर दो एटम, रिंग से बाहर वाले नहीं, रिंग के अंदर वाले जो रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो हम एंटी पोजीशन पर नहीं हो सकते, वो सेम पोजीशन पर ही रहेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अगले वाला सवाल। आंसर क्या हो गया, ये बी। नेक्स्ट वन इज, अब देखो सॉफ्ट लुईस बेसिस क्या होते हैं, कि ऐसे बेसिस जो सॉफ्ट एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं। तो सॉफ्ट एसिड, ये सारे एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी में दिए हुए लुईस एसिड बेस थ्योरी यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, तो ये याद कर लेना एक बार सारे एग्जाम। ठीक है ना। H माइनस हो गया, I माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड, H माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, ये O पॉजिटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज। तो ये भी लुईस बेस का काम कर रहा है, लुईस बेस का काम करेगा ना। H माइनस हाइड्राइड भी लुईस बेस का काम कर रहा है। CH3NC का स्ट्रक्चर देख लो क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड, यानी इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लुईस बेस क्या होते हैं, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज आर द फंक्शंस ऑफ लुईस बेस। तो देखो ये क्या मल्टी करेक्ट वाला मैंने सवाल ले लिया है, और जेई मेंस में क्या है कि वो सिंगल, तो यहाँ पर वो क्या ले सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लुईस बेस, कोई और ऑप्शन दे देगा इनकी जगह पर। तो ये चार एग्जाम्पल आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, चारों एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। इसी तरह से लुईस बेस वाले भी याद कर लो, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला सवाल, अभी जो मैंने मैक्सिमम सवाल डायरेक्ट कंसेप्ट वाले लिए हुए, एक कायरल स्टीरियो आइसोमर इज आर पॉसिबल। देखो कायरल सेंटर इन दोनों के अंदर नहीं है, इन दोनों के अंदर क्या है, कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये कायरल है। क्यों है कायरल, क्योंकि ये दोनों का जो मिरर इमेज है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इस तरह से परपेंडिकुलर है। एक मिथाइल अगर ऊपर लगा हुआ है इस तरह से, तो दूसरे वाला मिथाइल क्या है, यहाँ पर इस तरह से, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर एक इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये दोनों तो क्या हुए, कायरल हुए। अब इसमें क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सी एंड डी क्या हो गए, एक कायरल हो गए, दोनों ऑप्टिकली इनेक्टिव होंगे। अब इसमें अगर मान लो सिस एंड ट्रांस है, वो एक अलग चीज हो गई। फिर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको देख के क्या लग रहा है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो सेंटर से होके गुजर रहा है मॉलिक्यूल के, और दो आइडेंटिकल एंड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है पूरे मॉलिक्यूल, इसको क्या कह रहे हैं हम, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सी एंड डी दोनों क्या होंगे, एक कायरल। एक कायरल का मतलब कि इनका जो मिरर इमेज होगा वो क्या करेगा, सुपर इम्पोज करेगा। ये क्लियर। ये एग्जांपल देखना, एक सवाल किसी न किसी पेपर में जरूर आएगा इनमें से, कोई न कोई एग्जांपल लेकर के। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इस वाले मॉलिक्यूल को बनाना है। तो देखो 4 आयोडोफिनॉल ले लिया, Mg, उसके बाद साइक्लोप्रोपिल कार्बोक्सिल्डिहाइड, मतलब हमको इस वाले मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है। तो पहले तो क्या है कि यहाँ पर सारे केसेस में क्या है कि 4 आयोडोफिनॉल है, और देखो ये वाले आयोडीन को हम एज ए न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसको यहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ये Mg के साथ में क्या बना सकता है,
Mg के साथ क्या बना सकता है ये, MgI बना सकता है। यहाँ पर ये OH हुआ, ठीक है ना। तो बेस्ट तरीका क्या होगा, 4 हाइड्रोक्विनोल ले लिया, CaCO3 के साथ में इसकी रिएक्शन हो रही है। कैल्शियम और सीजियम कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो रिएक्शन एक्चुअली क्या हो रही है कि देखो सीजियम, ये मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, सीजियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि ये O- हो जाएगा, O- हो गया, आयोडीन एज इट इज रहा, ठीक है ना। उसके बाद MEI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OMe आ गया, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, OMe, और ये आयोडीन एज इट इज इंटेक्ट रहा। अब देखो Mg के साथ में ये क्या बना देगा, क्योंकि Mg क्या है, डायरेक्टली एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अब ये क्या बना रहा है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट विद Mg इन ड्राई ईथर, इसने क्या बना दिया, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट, OMe MgI, ठीक है। अब क्या कह रहा है, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सील्डिहाइड, कार्बोक्सी भी लिख सकते हैं इसको, और कार्बोक्सल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बना देगा, देखो कि साइक्लोप्रोपेन है हमारे पास में, ये साइक्लोप्रोपेन, इसको यहाँ ले लिया, ये साइक्लोप्रोपेन CH डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये इसमें अटैक, तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इधर OMe है। बेस्ट सीक्वेंस, ये सीक्वेंस वाले भी सवाल पूछता है कि आपको प्रोडक्ट दे देगा और रिएक्टेंट वगैरह नहीं दे रहा है, या कई बार वो ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन में रिएक्टेंट भी देता है, सबस्ट्रेट भी देता है और प्रोडक्ट भी देता है, और फिर जो रीजेंट यूज कर रहे हैं वो उनका सीक्वेंस पूछता है। तो ये उसी में से, यहाँ पर उसने सबस्ट्रेट नहीं दिया, डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दिया है कि इसके को बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, और सबस्ट्रेट यहाँ पर दे दिए कि कौन से वाला सीक्वेंस बेस्ट रहेगा। तो ये क्या करेगा, देखो Mg फिर साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सील्डिहाइड के साथ में CH, तो ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि Mg OH के साथ भी रिएक्ट करेगा। Mg क्या है, बेस की तरह से काम करेगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एसिडिक हाइड्रोजन, साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड, फिर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं 4 हाइड्रोक्सी के साथ में, तो ये वाला क्या करेगा कि ये ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाएगा, और फिर 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका मतलब वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन, उसके साथ में ये वाला ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट कर जाएगा, तो ये भी सूटेबल तरीका नहीं हुआ, बनेगा ही नहीं। इसी तरह से इस वाले केस में देख, तो आप ये वाले सारे जो क्वेश्चन है इस तरह के ऑर्गेनिक के, उनको लिख लिख के करो एक बार सॉल्व, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में जितना ज्यादा आप हाथ से लिख के सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, अगर कंसेप्चुअल नहीं है, इस तरह का रिएक्शन बेस्ड है, तो उतना ही ज्यादा फायदा है। आफ्टर दिस वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है हमारा, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स अमंग द फॉलोइंग इज आर, तो देखो मल्टी करेक्ट वाले भी ले लिए मैंने, उससे क्या है कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। यहाँ पर तो क्या सिंपल सिंगल चॉइस सवाल पूछेगा। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब क्या होता है कि जहां पर कार्बन और मेटल के बीच में, ये मान लो Na पॉजिटिव ले लिया, C पे नेगेटिव चार्ज, कोई भी मेटल है हमारे पास में, M और ये C है, M और C के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड यहाँ पर हो, इसको क्या कहते हैं हम, तो लिथियम डाइविनाइल क्यूप्रेट, लिथियम डाइविनाइल क्यूप्रेट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये देख लो कि ये हमारे पास में कॉपर, और इससे ये विनाइल अटैच, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये विनाइल ग्रुप हो गया। देखो विनाइल और कार्बन के बीच में क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड है यहाँ पर, ये क्या हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और बाहर इसके क्या रहेगा, Li पॉजिटिव, ठीक है ना। इस वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाहर क्या रहेगा, यहाँ पर Li पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया Li पॉजिटिव, तो ये कैसा हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब कि जहां पर मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है,
जैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट हो गया, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या हो गया, ये वाला ग्रुप 3 कार्बन और ये Mg से अटैच, मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये भी क्या हुआ, ये दोनों क्या हुए, ऑर्गेनोमेटेलिक। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एमाइड का मतलब नाइट्रोजन, आइसोप्रोपाइल इससे ये इस तरह से अटैच है। तो यहाँ पर क्या देखो, एन पे नेगेटिव चार्ज और ये लिथियम पर क्या हुआ, पॉजिटिव। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं हुआ, ये वाला ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन और मेटल के बीच में बॉन्ड है। ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए क्या चाहिए हमको, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। अब देखो पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का भी स्ट्रक्चर देख लो, कि पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये ब्यूटॉक्साइड का मतलब O माइनस है, ये Me टर्शरी, ये टर्शरी ब्यूटाइल, और ऑक्सीजन से ये क्या हो गया, ब्यूटॉक्साइड। आगे पोटेशियम कहाँ पर है, K पॉजिटिव। तो बॉन्ड यहाँ पर मेटल और ऑक्सीजन के बीच में है, तो ये भी क्या हुआ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं हुआ। ऑर्गेनोमेटेलिक ये वाले कंपाउंड। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास में, A एंड D हो गया आंसर। ये क्लियर टू एवरीबॉडी। अब देखो आगे, और नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट वाला देख लो क्या है। द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाई ए हाइड्रोजन लाइक एटम इज 2.48 नैनोमीटर। द न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड की वैल्यू पूछ रहा है। तो रेडबर्ग इक्वेशन अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, क्या हो गया, 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इस वाले सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन है। केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो 4 से 5 न्यूमेरिकल होंगे वहां पे कैलकुलेशन रहेगा, बाकी के तो क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन है नहीं, तो आपको वहां पे उतना टाइम नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, RH की वैल्यू हमको मिली हुई है, ठीक है ना, और Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए अंडरस्टूड है कि हमें N1 और N2 की वैल्यू देखनी है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा हमें, जब N1 की वैल्यू 1 हो और N2 की वैल्यू 2 हो। तो N1 की वैल्यू 1 लेंगे यहाँ पर, N2 की वैल्यू 2। ओके, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा, जब N1 की वैल्यू 1 हो और N2 की वैल्यू इंफिनिटी हो। तब हाईएस्ट एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा जब भी इलेक्ट्रॉन N की वैल्यू इंफिनिटी से N की वैल्यू 1 में आए। या द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कब एब्जॉर्प्शन होगा, जब इलेक्ट्रॉन N की वैल्यू 2 में है और N की वैल्यू 1 में है। तो लीस्ट एनर्जी का फोटोन चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में Z की वैल्यू आ जाएगी 7। जेड स्क्वायर आएगा आपका 49, पूरी वैल्यूज पुट करने के बाद में आंसर क्या हो गया, 7। ये एक सवाल थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आपका कैलकुलेशन बहुत अगर अच्छा है तो इट विल टेक मैक्सिमम 1 मिनट, 1 मिनट लेगा। या देखो 25 मिनट में, मतलब 25 सवाल हमें 1 घंटे में सॉल्व करने हैं, 60 मिनट में करने हैं, तो 25 दूनी 50 यानी 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर ऐसे सवाल में हमें 3 मिनट भी लग रहा है तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 4 से 5 न्यूमेरिकल होंगे। ये आपको जो एग्जाम को अटेम्प्ट करना है उसका भी मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे सवाल में मैक्सिमम अगर आपको लग रहा है तो 2.5 से 3 मिनट लग रहा है, किसी को मान लो 4 मिनट भी लग रहा है तो दे दो, कोई बात नहीं, बढ़िया से सॉल्व करो। आंसर गलत नहीं आए बस, अगर आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है, इंटीजर में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। वैसे तो सवाल देख के ही हमें पढ़ के ही पता चल जाता है कि इसको मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल, द वैल्यू ऑफ एन इन PnO18 6 माइनस। अब देखो ये क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर किसका है,
H3PO3 का पॉलीमर है। अब पॉलीमर कैसा होगा, ये साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक पॉलीमर में ही क्या है कि नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। फॉस्फोरिक एसिड का ये पॉलीमर है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली ये पी हो गया, पी हो गया, ये दो पी, ये दो पी, एक पी यहाँ, इनके बीच में एक एक ऑक्सीजन, जो डिहाइड्रेशन से, मतलब यहाँ OH था, यहाँ भी OH, एक H2O निकल गया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये हो गया। अब इसके अंदर देखो, रिंग के अंदर कितने टोटल ऑक्सीजन हो गए हमारे पास में, इसके पास 4 ऑक्सीजन है, और एक ने एक ऑक्सीजन को लूज कर दिया है H2O के रूप में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हुए, 6 ऑक्सीजन हो गए ना, 6 फॉस्फोरस के साथ में। और ये वाला डबल बॉन्ड O इस तरह से रहेगा ही, क्योंकि H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या है, P डबल बॉन्ड O, OH। अब ये रिंग के अंदर है, तो दो OH में से एक OH पर मॉलिक्यूल इसने रिमूव कर दिया, और ये वाला एक ही OH बचा, और एक OH का क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है किसी बेस के साथ में। तो इस वाले ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। या इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, ठीक है ना, अंदर वाले भी मैं दूसरे कलर से बना दूं। तो ये तो क्या एक रिंग हो गया, जिसके अंदर 12 एटम है, 12 का मतलब 6 फॉस्फोरस और 6 ऑक्सीजन एटम। अब आप देखो कि ये यहाँ पर क्या हुआ, अंदर की तरफ डबल बॉन्ड O, 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 और ये 6 ऑक्सीजन आपको इनसाइड आ गए हो। अब सबके पास में, हर फॉस्फोरस के पास एक एक ऑक्सीजन और बचा है, तो उस एक ऑक्सीजन के लिए क्या होगा कि ये OH के रूप में था, ये वाला OH, ये वाले दो H तो निकल गए, इनमें से एक ऑक्सीजन निकल गया किसी दूसरे के साथ में, के हाइड्रोजन के साथ, और इसका एक हाइड्रोजन किसी के दूसरे के OH के साथ में। तो ये OH था, इसका न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तो O माइनस, O माइनस, O माइनस, जो भी एनसीईआरटी के अंदर कंपाउंड दिए हुए बॉन्डिंग रिलेटेड हो गया सिंपली ऑलमोस्ट। तो कितना रहेगा इसमें, 6 माइनस चार्ज रहेगा, 6 माइनस मतलब, अब मैंने तो इसका स्ट्रक्चर तुम कहोगे सर को तो पहले से ही पता था, ऐसा नहीं है। 6 माइनस का मतलब क्या है कि हर एक फॉस्फोरस से एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस तरह का कोई भी सवाल पूछता है, तब आप देखोगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अगर मान लो डायमर की बात करें, डायमर की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये OH, P डबल बॉन्ड OH, ये मान लो P डबल बॉन्ड OH एंड OH। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव, 4 नेगेटिव आएगा। इसमें चार्ज कैसा है, कम है, तो इसका मतलब साइक्लिक मॉलिक्यूल ही है। तो कुछ कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरह के सिंपल सवाल जो रहते हैं वहां पे वो कॉमन सेंस से ही सॉल्व होते हैं। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, यानी कितने फॉस्फोरस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, 6। ये आंसर मैंने पहले से ही यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये आपका आंसर आ गया 6। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट इन फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड याद रखो, फॉस्फोरस एसिड को ही हम फॉस्फोनिक एसिड कहते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर की बात कर रहा है, तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, पी डबल बॉन्ड फॉस्फोरस एसिड में ये कैसा है, डाई बेसिक, ये H। अब देखो सेंट्रल एटम पे तो लोन पेयर है ही नहीं, अब टोटल लोन पेयर्स की बात कर रहा है। टोटल लोन पेयर्स की अगर वो बात कर रहा है, तो हर ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है, दो दो लोन पेयर है, हर ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर। टोटल ऑक्सीजन कितने, 3, 3 दूनी हो गया 6, 3 2 जा 6। तो आंसर क्या आ गया आपका, 6। ठीक है, आंसर क्या हो गया यहाँ पर, 6। इंटीजर टाइप के सवाल आप पीवाई क्यू उठा के देख लो, किस तरह के सवाल पूछे हुए हैं। बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं मैक्सिमम, तो 40 से 50 या 60% सवालों की बात कर रहे हैं, वो कैसे रहते हैं, बहुत बेसिक रहते हैं।
और जिसका भी 50% आ रहा है उसकी रैंक भैया जेई मेन में तो अच्छी रैंक आ ही जाएगी। 50% अगर एडवांस में आता है तो अंडर 1000 है ही वो 100%। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखो इस तरह का अगर सवाल है तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, 3 मिथाइल है, ठीक है। अब इसको पहले एक कार्बन पे तो 3 हो नहीं सकते, यहाँ से स्टार्ट कर दो। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है, पहले से नहीं किया हुआ है, तो बेसिक में क्या करो कि सारे मिथाइल को जितना ज्यादा पास हो सकता है, जितने ज्यादा मतलब सब्स्टिट्यूएंट को जितने ज्यादा पास हो सकता है उसको वहीं पे लिख लो। दूसरा क्या बन जाएगा, 2 को यहीं पे स्टेबल रखो और इसको घुमा दो, ये यहाँ आ गया। फर्दर क्या होगा कि इन दोनों को यहीं पे रखा, इसको फर्दर घुमा दिया, ठीक है ना। अब क्या करें कि अगले वाले को और घुमा दें, मैं इसको और यहाँ ले आए, ये पॉसिबिलिटी हो गई। एमी एमी कॉन्स्टिट्यूशनल पूछ रहा है वो, हमें कायरल सेंटर का मतलब ही नहीं है। एक ये हो गया। अब क्या करें कि इन 2 को यहीं पे स्टेबल रखें, एक को और घुमा देते हैं, तो एक ये हो जाएगा क्या, एम ई एम ई, इसको यहाँ घुमा दिया। अब इसको देखो क्या करें, इसको अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तब भी यही वाला बनेगा। अगर यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ 2 कार्बन खाली है, इसको यहाँ लिख देता हूँ तो इसके साथ में 2 कार्बन खाली हो जाएंगे। इसको घुमाने से और तो कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही। अब हम क्या करेंगे, एक को और घुमा देते हैं, तो ये इक्विवेलेंट पोजीशन पर आ गई, ये एमी और एक ये एमी। अब आप देख लो कि कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ये क्लियर, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बन रही है। तो सिंपली क्या हो गया, आंसर इंटीजर टाइप का सवाल 6 हो गया। इंटीजर टाइप का सवाल 6 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर से हो सकता है कि वो कोई मतलब आपके पेपर में साइक्लोहेक्सेन नहीं ले, साइक्लोपेंटेन ले ले और 3 मिथाइल लगा दे, इस तरह का सवाल पूछ सकता है, प्रैक्टिस के लिए। ओके ना, आगे देखो नेक्स्ट वन, डाइहेड्रल एंगल इन डिग्रीज बिटवीन 2 मिथाइल ग्रुप्स इन द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर क्या होता है, स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड। तो ये हो गया एन ब्यूटेन, एम ई एम ई एम ई, ये दोनों मिथाइल, तीनों मिथाइल, हाँ सॉरी एक सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, सी एच 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 एच, मतलब 2 हाइड्रोजन है और एक 2 मिथाइल है हर कार्बन पर, तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं रहेगा यहाँ पर। क्या करेंगे कि ये हमारे पास में क्या हो गया, कन्फॉर्मर 2 ही मिथाइल है, दोनों मिथाइल क्या रहेंगे, एक दूसरे के एंटी रहेंगे मोस्ट स्टेबल के लिए। ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसकी एंटी साइड पर, ये हाइड्रोजन इसकी एंटी साइड पर, ये हाइड्रोजन। अब डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, जैसे एमई और एच के बीच में एंगल पूछ रहा है तो वो कितना रहेगा, 60 डिग्री। इन दोनों एमई के बीच में जो डाइहेड्रल यानी कि जो थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो पूछ रहा है वो कितना है, 180 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया आपका, 180 डिग्री। सिंपल सवाल, सिंपल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, कोई टाइम नहीं लग रहा है, आपने क्योंकि प्रैक्टिस किया हुआ है। एन ब्यूटेन के हमारे पास में जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक तो एंटी स्टैगर्ड है, मोस्ट स्टेबल तो एंटी स्टैगर्ड, इससे कम स्टेबल कौन सा है, गाउच फॉर्म है, और जो लीस्ट स्टेबल है वो कौन सा है, फुली इक्लिप्स, उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल पार्शियली इक्लिप्स्ड है। आफ्टर दिस वी आर हैविंग नेक्स्ट
द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, देखो कितना बेसिक सवाल है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फॉर ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर मान लो कार्बन की वैल्यू 14 दी है तो सैचुरेशन के लिए हाइड्रोजन की वैल्यू ऑब्वियसली 30 होगी। और इसके अंदर जो गिवन हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 12, यानी कि डेल्टा एच डिफरेंस इन हाइड्रोजन कितना हो गया, 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 आ गया 18। और पर दो हाइड्रोजन 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, तो डी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DOU, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जितने भी डिफरेंस आ रहा है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन का, वो डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया आंसर, 9। तो क्या आंसर दिया है आपको यहाँ पर, 9 हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? आफ्टर दिस नेक्स्ट 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जो भी मैं अभी 20-25 सवाल करा रहा हूँ, किसी न किसी पेपर में आपको एज इट इज, मान लो एक पेपर में यहाँ से 2 सवाल आए, दूसरे में 3 आ गए, तीसरे में हो सकता है एक भी नहीं आए, चौथे में, क्योंकि 12 पेपर होने, मेरे जो सवाल हैं 100% गारंटी लेता हूँ उनमें से एज इट इज सवाल जरूर आएंगे। अब ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दे, हो सकता है DVS DOU से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है तो इसकी जगह कोई दूसरा फॉर्मूला दे दे। मेन जो पर्पज है यहाँ पे कि जो कंसेप्चुअली कहाँ कहाँ से जेई सवाल उठा सकता है, किस तरह के सवाल ले सकता है। ओके ना, आगे देखते हैं। अब भैया ये तो थोड़ा सा लेंदी है, इसको तुम भी बना के देख लेना। तो यहाँ पर देख लो, एक दो तो टफ सवाल रहेगा ही। ये अंडर 100 या अंडर 10 वाले बच्चों के लिए ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, तो पाई बॉन्ड ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ, ये PH, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये क्या रहा, NH PH, यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन, इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ मूव कर जाएगा तो पाई बॉन्ड, ठीक है ना। अब एक यहाँ पर दो डिफरेंट दे दिए तो इसके साथ कितने बनेंगे, 7 आइसोमर बनेंगे, और इसके साथ कितने बनेंगे, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है तो 6 आइसोमर। तुम बना के देख लेना एक, ठीक है। ये दो तो मैंने यहीं पर बना दिए, तो एक ये, एक फिर ये यहाँ पे मूव कर जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो दो तो यही हो गए। इसी तरह से क्या हो सकता है कि फर्दर कि ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर इन दोनों के बीच में मूव करेगा, या यहाँ कायरल सेंटर भी जनरेट हुए, ठीक है। इसके साथ एक ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, दो इसके साथ, टोटल पूछ रहा है, तो उसमें कायरल भी ले लेंगे, टोटल कितने आ जाएंगे आपके, 13। बना के देख लेंगे, ओके ना। आफ्टर दिस नेक्स्ट वन वी आर हैविंग द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन NaOMe। जैसे फेवरोस की रिएक्शन है, उससे रिलेटेड सवाल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सवाल। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कि ये मेरे पास में कंपाउंड दिया हुआ है PH, और ये MEBrC डबल बॉन्ड, यहाँ पर H2 है तो एक H को ऐसे लिख दूं, ये Br, इसके कारण क्या, ये हाइड्रोजन एसिड है, और वो Me के साथ में ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड हुआ। तो मैंने पहले भी बोला है कि ज्यादातर रिएक्शन ऑर्गेनिक में जो मैक्सिमम रिएक्शन है वो क्या है, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर करेगा, तो इंटरमीडिएट का क्या मिला, डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH-, और ये Br, और यहाँ पर ये Me है, यहाँ पर ये Br है, तो इंट्रामोलिकुलरली क्या करेगा, ये इस पर अटैक कर देगा, तो रिंग बन गया। कितने कार्बन का रिंग, 3 कार्बन का रिंग, सी, यहाँ पर से Br बाहर हो गया ये, ठीक है। तो इस वाले कार्बन पर क्या आया, ये PH, ये Me आ गया, और यहाँ पर अब क्या है, ये Br। फर्दर रिएक्शन होगी इस पर, MEO- यहीं पे अटैक करेगा,
तब क्या बनाएगा ये O माइनस OMe, ये इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और ये यहाँ पर क्या है, ये देखो Br है, और ये यहाँ पर PH है, ये Me। तो कौन से वाला बॉन्ड का क्लीवेज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो अगेन C डबल बॉन्ड हो जाएगा। और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है या यहाँ नेगेटिव, तो कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा कि एनायन जो बनेगा वो बेंजीन के साथ क्या है, तो उसका रेजोनेंस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज यहीं पर आएगा। मैं इसको लिख देता हूँ PHC माइनस, और ये क्या रहा PH, यहाँ पर क्या है ये Br, और ये क्या हो गया COOMe। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो Br बाहर हो गया। सॉरी, ये क्या था, ये Me था यहाँ पर। एक इसमें से क्या है, ये वाला हमने क्या है Me ले लिया। दिस इज Me, ओके ना। तो ये वाला Br बाहर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा देख लो, PHCMe, C डबल बॉन्ड COOMe। आंसर क्या हो गया आपका, ये आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एक दो तो हर पेपर में रहेगा। रिएक्शन का जो सीक्वेंस पहले वाला भी मैंने कराया था उस तरह का या इस तरह का, एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही ऑर्गेनिक की बेसिकली। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कि फॉर द रेडिकल, देखो कितना बेसिक सवाल है, एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया हुआ है, एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ही दिया हुआ है। फॉर द रेडिकल चेन रिएक्शन, अब वो क्या पूछ रहा था, करेक्ट क्लासिफिकेशन। जो स्टेप्स होते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, तो पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा स्टेप चेन प्रोपेगेशन, लास्ट स्टेप क्या होता है चेन टर्मिनेशन। तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स की क्या पहचान होती है, दोनों साइड में फ्री रेडिकल रहेंगे। यहाँ पर ऑलवेज क्या रहेगा कि इन बोथ द डायरेक्शन, बोथ साइड में फ्री रेडिकल्स रहेंगे। तो देखो स्टेप वन तो क्या हुआ, ये चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप। और स्टेप टू क्या है, चेन प्रोपेगेशन, दोनों साइड में अगर फ्री रेडिकल्स है तो चेन प्रोपेगेशन। तो ये भी चेन प्रोपेगेशन और ये भी क्या है चेन प्रोपेगेशन। तो दोनों स्टेप क्या हो गए, चेन प्रोपेगेटिंग। एंड तो आंसर क्या आ गया आपका, इसका सी आंसर आ गया। ये क्लियर टू एवरीबॉडी। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अब इसमें भी देखो द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। सारे स्ट्रक्चर तीनों के तीनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, ये लग रहा है कि रेजोनेंस है। यहाँ पर ये वाला कैसा है, सैचुरेटेड है, यहाँ पर ये भी सैचुरेटेड है, यहाँ पर कार्बन सैचुरेटेड है, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन सैचुरेटेड, लेकिन इसका लोन पेयर क्या है, वो रेजोनेंस में जा रहा है। इस वाले नाइट्रोजन का भी लोन पेयर किस में जा रहा है, नाइट्रो किसमें जा रहा है। तो ये वाला हाइड्रोजन देखो बीच वाले नाइट्रोजन पर है, जबकि ये वाला हाइड्रोजन टर्मिनल नाइट्रोजन पर है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन कार्बन पर है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब तीनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है। क्या होंगे, तीनों एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, तीनों क्या होंगे दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आंसर क्या आ गया आपका डी, 1,2 and 3 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कई सारे बच्चे देख के ही छोड़ देंगे, यार इतना बड़ा सवाल है, सवाल में तो कुछ है ही नहीं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि ऑल द थ्री आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट वन इज, अब ये द एमिनो एसिड विद आर कन्फिग्रेशन, आर कन्फिग्रेशन के लिए क्या करोगे, देखो कि जो भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है, जो भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है उसमें क्या करोगे, क्या पहले आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। पहले क्या करोगे, प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। मान लो कि मैंने ये है मेरे पास, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है,
सेकंड प्रायोरिटी इसकी है, थर्ड प्रायोरिटी इसकी है, फोर्थ हाइड्रोजन की। तो डायरेक्ट नहीं देख करके क्या कर सकते हैं, हम फोर्थ को टॉप या बॉटम पे ले आए। अगर हम फोर्थ को, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, तब क्या मिल जाएगा हमें, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, और ये थर्ड प्रायोरिटी आ गया, ये फोर्थ। आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट रोटेशन दे सकते हो। 1 2 3 मूवमेंट क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये आया आर आइसोमर हो, दिस विल बी द आर आइसोमर। अब क्योंकि ये एक इंटरचेंज से आया है, तो ओरिजिनली इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा, ओरिजिनली इसका कॉन्फ़िगरेशन एस रहा होगा, ठीक है ना। इसी तरह से तो ये क्या हो गया, एस आइसोमर। इस वाले केस में भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी वही, ये फर्स्ट, और ये क्या है, सी ओ ओ, ये क्या है, सी एच टू एस एस। तो ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी। तो क्या करोगे आप, थर्ड वाले को इंटरचेंज कर दो फोर्थ से, तो रोटेशन क्या आ गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये एस आइसोमर इंटरचेंज करने के बाद, और ओरिजिनली ये क्या रहा होगा, आर आइसोमर रहा होगा। तो आंसर आपको यही, ठीक है ना। अगर कन्फिग्रेशन आर एस कन्फिग्रेशन पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे कि हाइड्रोजन या जो भी फोर्थ प्रायोरिटी एटम को ऑलवेज कहाँ ले आओगे, हॉरिजेंटल लाइंस पे ले आओगे। और उसके अगर दिया हुआ है तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं हम 1 2 3 का जो रोटेशन है। पहले फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी है एज पर द CIP रूल्स, केन इन गोल्ड प्रिलॉग सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। मैंने 25 सवाल ही लिए हैं, ठीक है ना। अगले वाले में और ज्यादा सवाल, 30 तक ले लूंगा। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो देखो ETMgBr क्या करता है, इसका 1,4 एडिशन नहीं होता है, इसका 1,4 एडिशन होता है लिथियम वगैरह के साथ में, जो दूसरे ऑर्गेन गिलबेंस रीजेंट का। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तब प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, इंटरमीडिएट। यानी कि ये यहाँ पर ETOH हो गया, और ये वाला पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब ये CrO3 CH2 Cl के साथ में ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या है कि इसका आइसोमराइजेशन भी हो सकता है। तब क्या मिल सकता है, ये ET डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर OH, ये CrO3 के साथ इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये यहाँ पर क्या रहा, पाई बॉन्ड, और ये OH। अब वो क्या कह रहा है, सॉरी ये क्या है, C डबल बॉन्ड हो गया, ये क्या हो रहा, C डबल बॉन्ड O, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये C डबल बॉन्ड O। अब वो क्या कह रहा है, विटिक रिएजेंट के साथ में, ये जो रिएजेंट है वो क्या है, विटिक रिएजेंट है, PH3 P डबल बॉन्ड CH2। तो सिंपली ये वाला CH2 क्या है कि वो यहाँ आ जाएगा। अब आप देख लो कि CH2 डबल बॉन्ड ET कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले तो मैच कर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन एक्स्ट्रा ले लिया इस वाले केस में, यहाँ पर, ठीक है ना। डबल बॉन्ड वाला C डबल बॉन्ड, इससे जो CH2 आएगा वो रिंग के बाहर ही रहे, अंदर नहीं आ सकता है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया आपका, बी आंसर। आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर आ गया आपका, ये बी आंसर आ गया, ओके ना। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला सवाल देख ले। देखो ये भी उसी तरह का है, ये तो मैंने पहले ले लिया, सॉरी इसको डबल 2 बार अपलोड हो गया है, ठीक है ना। चलो इसको हटा देते। तो ये आपने सवाल देखे, TVS, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस देखे तो आज मैंने, मतलब 2 सवाल सेम हो गए, एक पेज पे था नहीं, तो 25 में से 3 हटा देते हैं, 22 सवाल डिस्कस कर दिए। अगले वाले फाइल में, तो अगली क्लास में मैं जो लूंगा वो मिनिमम 25 क्वेश्चंस लूंगा, ओके ना। तो ठीक है, ओके, बाय टू एवरीबॉडी, जय हिंद, जय भारत।